सीताराम भाइयों बहनों। तो आज हम और आगे बढ़ रहे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और आज हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी थी, इंटरमीडिएट कॉस्ट वाले और वैल्यू एडिशन और अपना वैल्यू आउटपुट का जो हमारा फॉर्मूला था, लंबा था, सेल्स प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ यूज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री वाला जो था, उसकी प्रैक्टिस करी थी और आईसी की प्रैक्टिस करी थी। आज हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन के पर्टिनेंस क्या है, मतलब इसको बुलाते हैं क्या क्या है, इसको प्रेम से क्या बुलाते हैं? तो प्रेम से बोलिए करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन को प्रेम से बोलते हैं एकदम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, भैया बात भी एकदम सही है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब अभी कुछ रिप्लेस करने की कॉस्ट, कुछ बड़ा रिप्लेस करने की कॉस्ट, वो होती है डेप्रिसिएशन। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस करने की कॉस्ट। भैया आप एक मशीनरी है, अब जैसे ये एक कूलर है, ये देखिए, ये एक कूलर है, दिख रहा है? दिख तो नहीं रहा, एक सेकंड। अब जैसे ये कूलर है कि नहीं? तो ये कूलर जो है, इसको हम अगर आज से 5 साल बाद बेचते हैं, अभी वर्किंग कंडीशन में 5 साल बाद बेचते हैं, यानी कि जब ये एकदम इसकी वियर एंड टियर हो जाएगा, ठीक है, जब ये उतना बढ़िया तरीके से नहीं चलेगा जितना बढ़िया तरीके से आज चलता है, ठीक है, तो जो इसको रिप्लेस करने की कॉस्ट होगी, यानी कि एक नया कूलर खरीदने की जो कॉस्ट होगी, वो होगा इसका डेप्रिसिएशन। कि मतलब पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करने की कॉस्ट क्या है, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन के रिजर्व्स बनाते हैं, हम अकाउंट्स में देखते हैं कि डेप्रिसिएशन के, आप कैश फ्लोज में देखोगे डेप्रिसिएशन के कई बार रिजर्व्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं जैसे हम वहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, जैसे कूलर था ये, तो ये मान लो 20,000 का हमने खरीदा, हमें पता है 5 साल बाद ये खत्म हो जाएगी, इसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, ठीक है। 20,000 का कूलर था ये, 20,000 का कूलर था, 5 ईयर्स का टाइम है, तो हम हर साल 4,000 जोड़ते जाएंगे कि जब 5 साल बाद ये खराब होएगा तो एकदम, क्योंकि गर्मी में हमें पसीने ना आने पड़े, ठीक है, पसीने ना आए, इसीलिए हम उसके 4-4 हजार जोड़ते जाएंगे कि 5 साल बाद हम डायरेक्ट नया कूलर खरीद लेंगे, इसको बेच देंगे, ठीक है ना। तो इसकी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बहुत पॉपुलर नाम है भाइयों बहनों, बहुत जाना माना नाम है, कुछ याद करो ना करो ये जरूर याद रख लेना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन का दूसरा प्यारा नाम है। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही, इनको भी याद रख लेना, ऐसा नहीं कि इनको भूल जाओ, बट ये ज्यादा यूज होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली जो यूज होता है वो ये वाला है, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना। ये तो आ ही सकते हैं, बाकी इसके ज्यादा चांसेस होते हैं। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कि कैपिटल गुड्स जो हैं, प्रोड्यूसर के जो कैपिटल गुड्स हैं, उसका अलाउंस, उसका एक अलाउंस बनाना, यानी कि डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम हो गया। कि जैसे हम धीरे धीरे जोड़ते जा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का एक रिजर्व जोड़ते जा रहे हैं, है ना। तभी डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में हमने एक डिफरेंस पढ़ा था। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस था कि उसको, जो डेप्रिसिएशन है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को, जो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको गिराता नहीं है, मेरे जो कैपिटल लॉस है उसका एक बुरा इंपैक्ट होता है इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, ठीक है, क्योंकि वो अचानक हो जाता है, जो कैपिटल लॉस होता है वो अचानक से हो जाता है, मेरे डेप्रिसिएशन का पता होता है कि तब तक हम पैसा जोड़ लेंगे और नई मशीनरी से उसे रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, हो गया कि कैपिटल गुड को चेंज करने का पैसा। उसके बाद जो, इसके बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम आते हैं, ये तो सबसे पॉपुलर है, इसके बाद सबसे पॉपुलर नाम आता है ये वाला, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स ऑफ ₹1 लाख विद अ टाइम स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। मतलब कि एक प्रोड्यूसर है, उसने ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स खरीदे, यानी कि कैपिटल गुड्स खरीदे, तो वो उस कैपिटल गुड की वैल्यू थी ₹1 लाख,
कैपिटल गुड की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, बट उसका जो टाइम स्पैन है वो है 5 साल का, ठीक है। जैसे हमारा स्मार्टफोन हो गया है ना, 1 लाख रुपए का, जैसे मान लो कोई स्मार्टफोन आईफोन है, उसकी 5 साल तक लाइफ स्पैन है, तो उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा पर साल 20,000 रुपीज, मतलब उसकी वैल्यू में हर साल 20,000 रुपए कम हो रहे हैं, हर साल 20,000 रुपए से ऑब्सोलीट हो रहा है, हर साल 20,000 रुपए से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा एक पॉपुलर नाम है, बहुत पॉपुलर तरीका है डेप्रिसिएशन शो करने का। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड ऑफ रुपीज 1 लाख विद अ टाइम स्पैन, मतलब ये तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, यहाँ पे 10 ईयर्स हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट अपॉन टाइम स्पैन, ये इसका फॉर्मूला है कि हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है, और हम 1 साल का डेप्रिसिएशन लेते हैं कि 1 साल में वैल्यू कितनी गिर रही है, हम सिर्फ उसी को ही मेजर करते हैं, उसी को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो भाइयों बहनों, अब बात करते हैं नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के डिफरेंस के बारे में। देखो, इसकी छोटी सी कहानी समझ लेते हैं, फिर ये भी समझ में आ जाएगा। तो कहानी ये कहती है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा जम्बू द्वीप आ जाता है, ये सारा आसाम होते हुए, और ये सारा हमारा इंडिया बन जाता है भाइयों बहनों, ठीक है। उसके बाद मतलब ऐसी सी हमारी कुछ बाउंड्रीज है। तो यहाँ पे इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन होएगा उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्ट, हमारे देश का प्रोडक्ट, देसी प्रोडक्ट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भाइयों बहनों, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देसी प्रोडक्ट, ठीक है। यही कुछ चीज है जो यहाँ पे पाकिस्तान में पैदा हुई है, ठीक है, पाकिस्तान है। तो कोई चीज है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हुआ, और उसमें से फैक्टर इनकम, उसमें जो फैक्टर सर्विसेज है वो इंडिया से गई, यहां से फैक्टर सर्विस गई इंडिया से, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज गई इंडिया से, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर, कुछ चीजें इंडिया से गई। तो फैक्टर सर्विसेज अगर इंडिया ने दी तो फैक्टर इनकम भी इंडिया को मिलेगा, तो यानी कि फैक्टर इनकम भी इंडिया को मिलेगा, ठीक है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, ये पूरे कंट्री के साथ, आउटसाइड आवर डोमेस्टिक टेरिटरीज, जो भी फॉरेन नेशंस है, सबके साथ ये हिस्सा है, हिसाब किताब है, ठीक है। तो फैक्टर सर्विस अगर इंडिया ने दी किसी बाहर की कंट्री को, तो उसके बदले में हमारे को फैक्टर इनकम मिलेगा। तो इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि बाहर से आई हुई फैक्टर इनकम, ठीक है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कि देसी प्रोडक्ट, जो हमारे देश में इनकम प्रोड्यूस हुई है, जो हमारे देसी प्रोडक्ट देश में ही कंज्यूम करके जो इनकम प्रोड्यूस हुई है, प्लस जो इनकम हमारे को बाहर से आ रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस बाहर के आने वाली इनकम, यानी कि रेमिटेंसेस हो गए, रेमिटेंसेस खैर फैक्टर इनकम में नहीं आएगा, ये हो गया आपका वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जो इंडिया से जा रहा है, ठीक है। तो इसके बदले में जो चीजें वो भी इंडिया को मिलेगी। इसका मतलब यानी कि फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको मिला के क्या बन जाएगा, पूरे देश ने कितनी इनकम कमाई। एक तो पूरे देश ने अंदर ही जो ट्रेडिंग हुई, हमारे कंट्री के अंदर जो ट्रेडिंग हुई, हमारी कंट्री के अंदर गुड्स बने और अंदर ही बिक गए,
वो तो हो गए हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस जो हमारे को इनकम बाहर से गेन हुई, जो इनकम हमारे को बाहर से गेन हुई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनपी। इसको प्रेम से बुलाते भाइयों है ना नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट को प्रेम से क्या बुलाते हैं, एनपी। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एनपी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को शॉर्ट में बोलते हैं डीपी। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो इनकम प्रोड्यूस हुई और हमारी कंट्री ने जो बाहर की कंट्री से इनकम अर्न करी, बाहर की कंट्री से जो इनकम अर्न करी वो हमारे पूरे नेशन की इनकम बन जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे पूरे नेशन की इनकम बन जाएगी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। नेशनल प्रोडक्ट में जब भी आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट हमेशा इक्वल्स टू होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगली स्लाइड में एनएफआईए की। तो भाइयों बहनों अब हम बात करते हैं एनएफआईए की। एनएफआईए के दो टुकड़े होते हैं। एनएफआईए में एक होता है फीफा, ये फीफा फुटबॉल वाला फीफा नहीं है ये, ठीक है, ये हो गया फीफा, और इसको बोलते हैं फीटा। ठीक है, जब हम फीफा माइनस फीटा कर देते हैं तो हमारे पास बचता है एनएफआईए, मतलब फीफा में से हम फीटा माइनस करेंगे तो हमारा आएगा एनएफआईए। अब समझते हैं फीफा क्या होता है। ठीक है, फीफा होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको नीचे करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये क्या होता है, ये होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फीफा का मतलब क्या है कि बाहर से पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है भाई, हमारी कंट्री किसी और कंट्री को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करे, उस वजह से हमारे को उस कंट्री से, उस अब्रॉड की कंट्री से हमारे को फैक्टर इनकम अर्न हो रहा है, तो वो मान लिया हमने फीफा। बट हमारा देश भी तो कितना बड़ा है, हमारे देश में भी कितने सारे मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और उसके लिए हमारे को बाहर से भी जो है फैक्टर सर्विसेज चाहिए होगी। जैसे कि दिल्ली मेट्रो है, उसमें जापान की काफी असिस्टेंस लगी, जापान ने काफी सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा। तो यानी कि बाहर के लोग भी तो आके हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके फैक्टर इनकम अपने होम कंट्री में ले जाएंगे। बात है कि नहीं, यहाँ पे हमारी कंट्री में भी तो आके कई लोग हमारे को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके यहाँ से फैक्टर इनकम ले जाएंगे। तो वो जाएगी फीटा में, किसमें जाएगी, फीटा में, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब जितनी इनकम आई उसमें से माइनस कर देंगे, जितनी इनकम आई उसमें से माइनस कर देंगे, हटा देंगे जितनी इनकम गई। ठीक है, जितनी इनकम आई उसमें से माइनस कर दिया जितनी इनकम गई, तो हमारा बच जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि मतलब हमारे को टोटली एक एग्जैक्ट फिगर में हमारे को कितना पैसा बाहर से आया है। तो ये हो जाएगा भाइयों बहनों हमारा एनएफआईए डन। और एनएफआईए को जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करते हैं तो हमारा बन जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते अब क्या होगा, अब इसके जो है ना कुछ हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं प्रैक्टिस, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लो। 5 4 3 2 1। ठीक है जी, अब अपन एनएफआईए की कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, कि एनएफआईए फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये यहाँ पे दे रखा है हमारे को फीफा। ठीक है, अच्छा हाँ, एनएफआईए फाइंड आउट करने के न्यूमेरिकल से पहले एक चीज और देख लेते हैं, बस एक छोटी सी चीज है। एनएफआईए का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब इसके आने के चांसेस कम है बट आ सकता है भाइयों बहनों।
मेरे टाइम पे तो इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आए नहीं थे, बट सैंपल पेपर में इसके क्वेश्चन गिवन है, इसलिए इस कंसेप्ट को छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, सैंपल पेपर में क्योंकि गिवन है ऑलरेडी। तो NFIA और भी कई चीजों से आता है, और भी एक चीज से आता है, तो उसको बोलते हैं NCOE प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे NCOE प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं इसको बोलते हैं नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से रट लो, इसको अच्छे से याद कर लो, इसके भी फील भी लेते हैं। ठीक है, क्या होता है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट वर्कर आउटसाइड टेरिटरी एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट वर्कर विद इन टेरिटरी। कि एम्प्लॉइज जो हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं, लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। इट इज डिफरेंस between income earned by resident worker outside territory by resident worker outside territory and similar payments made to a non-resident worker within territory। अब इसको समझते हैं कि एम्प्लॉइज काम करते हैं हर कंट्री में। हमारी कंट्री में एम्प्लॉइज आए, हमारी कंट्री में कुछ एम्प्लॉइज आए बाहर से। ठीक है, तो हमने उन्होंने हमारे को अपनी लेबर दी, मतलब कि हाँ उन्होंने हमारे को अपनी लेबर दी। जो एम्प्लॉइज आए उन्होंने हमें लेबर दी अपनी, तो हमने उनको उसके बदले में क्या दिए, वेजेस दिए, सैलरीज दी। ठीक है, तो एक तो हम पैसे दे रहे हैं और हमारे भी कुछ एम्प्लॉइज होंगे जो बाहर की कंट्री में जा रहे होंगे, तो उनको जो पैसे मिलेंगे माइनस हम जो पैसे देंगे वो आ जाएगा NCOE, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इट इज डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट वर्कर आउटसाइड टेरिटरी। कि हमारी कंट्री का रेजिडेंट है एक इंसान हमारी कंट्री का रेजिडेंट है, पर वो बाहर जाके पैसा कमा के आता है, तो वो माना जाएगा। उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे किसी और रेजिडेंट ने हमारी कंट्री में अर्निंग करी हो, उसमें से अगर हमने ये माइनस कर दिया तो हमारा NCOE बन जाएगा। ठीक है, तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इट इज डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट वर्कर आउटसाइड टेरिटरी
एंड सिमिलर पेमेंट्स मेड टू अ नॉन रेजिडेंट वर्कर विद इन टेरिटरी, कि एक नॉन रेजिडेंट वर्कर है जिसने हमारी कंट्री में काम करा, ठीक है, हमने उसको पैसा दिया, उसको हम माइनस कर देंगे किससे, कि जितना हमारे बंदे को पैसा मिला माइनस जितना हमने उनके बंदे को पैसा दिया, बस ये है एनसीओई में, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। तब तक ये नोट डाउन कर लो, 5 4 3 2 1। अब बात करते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन अर्निंग्स। एक काम करते हैं, इसको मैं बोल के समझा देता हूँ, इट इज डिफरेंस बिटवीन, एक काम करो भाइयों बहनों, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैं बोल देता हूँ ये सारी इसके डेफिनेशंस, ठीक है, आप उसको आराम से लिखते जाओ, ठीक है, और मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से। तो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आप ये लिखो, एक काम करते हैं लिख ही देते हैं, ऐसे फील नहीं आएगी पढ़ाने में, ठीक है, ऐसे पढ़ाने में जो है ना ये कुछ फील आती नहीं है, तो हम एक काम करते हैं इसको लिखवा देते हैं। तो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज डिफरेंस, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड फ्रॉम income earned on account, income earned on account of property, on account of property and entrepreneurship, on account of property and entrepreneurship, जिसमें कि हमारे आगे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी से हमारा रेंट आएगा, कैपिटल भी ले सकते हो क्योंकि इंटरेस्ट आ गया, प्रॉपर्टी, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, प्रॉफिट हो गया बाय a resident, by a resident outside territory, by a resident outside territory, and similar payments made to, and similar payments made to a non-resident within territory, made to a non-resident within territory, ठीक है। इसको पढ़ो फिर समझाता हूं मैं, और इसको नोट डाउन करो जल्दी से। हाँ तो भाइयों बहनों, हमने एनसीओई में पढ़ा था कि भैया एम्प्लॉइज, जो रेजिडेंट एम्प्लॉइज है जो बाहर जाके इनकम अर्न करे वो आ जाता है, बाहर जाके इनकम अर्न करते हैं, उस इनकम में से हम माइनस कर देते हैं जो हम इनकम देते हैं नॉन रेजिडेंट को, जो यहाँ पे आके हमारे को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके जाते हैं। तो ये तो था एनसीओ की कहानी। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की भी सेम कहानी है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट से आप क्या अर्न करते हो, रेंट, कैपिटल भी आप लगा सकते हो यहाँ पे, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कमाए जाते हैं एक प्रॉपर्टी से, अपना कैपिटल से और एंटरप्रेन्योर से, है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें जब हमारे को मिलती हैं, एक मिनट, ये जो चीजें जो हम प्रोवाइड करते हैं दूसरी कंट्रीज को, ठीक है। मान लो दुबई में एक रेजिडेंट है हमारी कंट्री का जिसने दुबई में कई एकड़ जमीन खरीद रखी है, तो जो रेंट आ रहा है उस इंडियन को, उस इंडियन रेजिडेंट को, वो रेंट में से हम माइनस करेंगे। वैसे एक दुबई का इंसान होगा जिसने यहाँ पे जमीनें खरीदी होंगी, ठीक है ना,
या एक अमेरिका का इंसान होगा जिसने हमारी कंट्री में ज़मीनें खरीदी होंगी, उसमें से माइनस करेंगे जो हमारे को रेंट देना है, कि इस तरफ से रेंट आया, उसमें से हमने माइनस करा जो हमारे को रेंट देना है, और वो हमारा आ जाएगा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कि कुछ चीज़ें हमारे को आएंगी और कुछ चीज़ें हमारे को देनी पड़ेगी। जो चीज़ें आएगी वो हम बाहर जाके, बाहर की कंट्रीज में जाके प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो एक नॉन रेजिडेंट हमारी कंट्री में आके हमारे को ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की सुविधा दे रहा है, उसके लिए हम उसको एक अमाउंट हम उसको सर्व करेंगे, एक अमाउंट हम उसको देंगे, ठीक है ना। तो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल आएगा। आप इसका डेफिनेशन पढ़ लो। इट इज डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा बाय अ रेजिडेंट आउटसाइड टेरिटरी। कि हमारे रेजिडेंट ने बाहर जाके पैसा कमाया, एंड सिमिलर पेमेंट्स मेड टू अ नॉन रेजिडेंट विद इन टेरिटरी। सिमिलर पेमेंट्स एक नॉन रेजिडेंट ने जो हमारी कंट्री में कमाए हैं, ठीक है, उसको हम माइनस करके ये निकाल लेंगे। अब बात करते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में अब हम बात करते हैं। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या होता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन, एक मिनट पहले इसने मिटा लेते हैं, एक मिनट पहले इसको मिटा लेते, फिर हम बात करते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में। तो भाइयों बहनों, अब अपन समझते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? एक ऐसा रिजर्व होता है जो कंपनी की कंटीजेंसीज में काम आता है। कंटीजेंसी मतलब कंपनी किसी बाधा में फंस जाए, है, कंपनी को मान लो कोई लीगल केस हो जाए, ठीक है, कंपनी में मान लो उसकी कोई सेल्स डाउन हो जाए, उसकी कोई मशीनरी फट जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को मीट करने के लिए एक साइड में पैसा रखा होना चाहिए ना। तो इसीलिए जो रिटेन अर्निंग्स हमारी कंपनीज यानी कि रेजिडेंट कंपनीज करती है, और वो ऑपरेशंस करती है बाहर, रेजिडेंट कंपनीज होके वो अब्रॉड में ऑपरेशंस करती है, और बाहर उन्होंने अपना जो है रिटेन अर्निंग्स कर रखे। रिटेन अर्निंग्स वही होता है हमारा कंटीजेंसी रिजर्व टाइप, ठीक है, जो हम अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं। तो जो हमारी रेजिडेंट कंपनीज बाहर ऑपरेशंस करती है और वहां पे अपना ये अर्निंग्स रखती है, रिटेन अर्निंग्स रखती है, माइनस कर देंगे उसमें से। जो कंपनीज हमारी कंट्री में, जो कंपनीज नॉन रेजिडेंट है और हमारी कंट्री में अपनी रिटेन अर्निंग्स रख रही है, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा नेट रिटेन अर्निंग्स। कि नॉन रेजिडेंट जो हमारी रेजिडेंट कंपनीज है, उन्होंने जो उनका जो रिटेन अर्निंग्स है उसमें से माइनस कर देंगे नॉन रेजिडेंट कंपनीज का रिटेन अर्निंग्स, तो हमारा आ जाएगा नेट रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, अब ये हो गया एनसीओ, ये हम समझ गए, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय समझ गए, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड एंटरप्रेन्योरशिप समझ गए, और नेट रिटेन अर्निंग समझ गए। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा NFIA। अब करते हैं इसका छोटा मोटा सा न्यूमेरिकल, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों बहनों, चलते चलते हम आ गए हैं अपने आखिरी पार्ट पे, अपने आखिरी पड़ाव पे आज की वीडियो के, ठीक है। तो ये कुछ केसेस है फीफा और फीटा के NFIA में, कि क्या होगा कि NFIA गिवन नहीं होगा दिस क्वेश्चन में, तो वहाँ पे फीफा फीटा गिवन होगा, ठीक है। अगर NFIA गिवन ना हो, सिर्फ फीफा दे रखा है, तो यानी कि NFIA पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर सिर्फ फीफा दे रखा है यानी कि फीफा की कुछ वैल्यू है और फीटा की कुछ वैल्यू नहीं है, या फीटा दे ही नहीं रखा, तो हमेशा NFIA पॉजिटिव रहेगा, यानी कि जो फीफा होगा वही NFIA हो जाएगा। लेकिन इसी का ही अगर अपन वाइस वर्सा ले ले, इसी का उल्टा ले ले कि फीफा गिवन नहीं है, फीटा गिवन है, तो हमारा NFIA नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। जो फीटा होगा ना वो वैल्यू सेम रहेगी, बस आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अगर फीफा माइनस में गिवन हो, अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि देखो इनकम आ रही है बट माइनस में मतलब कि इनकम जा रही है ना, इनकम आ रही है, उसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इनकम जाने को माइनस नेगेटिव लेंगे ना। तो अगर फीफा में ये लिखा हुआ है कि -8400 या माइनस कोई भी वैल्यू
और फीटा की कुछ वैल्यू है नहीं, या फीटा की वैल्यू है मान लो, हाँ फीटा की कुछ वैल्यू है नहीं, तो -8400 आ जाएगा। एक केस और बन सकता है यहाँ पे कि फीटा की ये जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे समझते हैं इसको। ठीक है, 5 4 3 2 1 हो गया होगा नोट डाउन। अगर यहाँ पे अगर 0 ना होके 5000 होता, तो 5000 होता तो भी यहाँ पे -30, तो फिर यहाँ पे -3400 हो जाता, -3400 यहाँ पे हो जाता। तो फीफा अगर माइनस गिवन हो यानी कि पैसा जा रहा है, ठीक है, और फीटा मतलब कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, पैसा जाना अगर पॉजिटिव है, अगर पैसे जाने को हम पॉजिटिव में ले रहे हैं तो पैसे आने को हम नेगेटिव में लेंगे ना भैया, ऑपोजिट प्लस और माइनस ऑपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के। तो वैसे ही जो फीटा है यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अगर पैसा हम भेज रहे हैं, पैसा भेजने को पॉजिटिव ले रहे हैं तो पैसा लाने को नेगेटिव लिखेंगे, है ना। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज नेगेटिव देन माइनस फीटा इज इक्वल टू प्लस फीफा। और अगर कभी ऐसा होता है कि माइनस फीफा गिवन है तो माइनस फीफा विल बी इक्वल टू प्लस फीटा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की ऑपोजिट चलती हैं, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे आ गया, अगर फीटा हमारा नेगेटिव है यानी कि पैसा आ रहा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पॉजिटिव होता है, मतलब पैसा जाना अगर अपन पॉजिटिव ले रहे हैं तो पैसे आने का मतलब नेगेटिव हो गया, तो -800 विल बी कन्वर्टेड टू 800 प्लस 800 NFIA में, क्योंकि NFIA होता है फीफा माइनस फीटा, ठीक है। फीफा था 0 माइनस फीटा था -800, तो इसका माइनस ऐसे लगेगा भाइयों बहनों, यहाँ पे ब्रैकेट आता था, जिन्होंने मैथ्स छोड़ दिया उनके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट आता था तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाता था, प्लस 800, तो ये आ जाएगा हमारा NFIA में। अच्छा, फीफा अगर 5000 है, फीटा हमारा 5000 है, तो फीफा माइनस फीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे 300 माइनस 500 इज इक्वल्स टू -200, ठीक है। 300 फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम, ठीक है, 300 माइनस 500 कि 300 रुपए आ रहे हैं, 500 रुपए जा रहे हैं, घाटा हुआ 200 का, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल में नेट इफेक्ट कितना है, हमारे कंट्री से, हमारी इकोनॉमी से 200 रुपीज अब्रॉड जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते फर्स्ट केस में 500 रुपीज आए, 300 रुपीज गए, तो नेट हमारे को कितना मिला, हमारी इकोनॉमी को मिला 200। तो यही था हमारी आज की वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपनी प्रैक्टिस करते रहो, थैंक यू।